हेलो, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी आपके सामने नई कहानी के साथ मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हमारे परिवेश को सूट नहीं करती। एक ऐसी ही कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। शीर्षक है विदेश। कहानी प्रस्तुत करती हूँ। पड़ोस वाली रीता जब हमारे घर आई तो हम सब तो निहाल हो गए। रीता अचानक ही आ गई थी, पहले से खबर भी नहीं की थी कि हम सब कोई तैयारी कर पाते। रीता के परिवार में और हम लोगों में ज़मीन आसमान का अंतर था। वे लोग, वो उनका रहन सहन तथा हमारा जीवन स्तर, राजा वो भिखारी जैसा फ़र्क रखता था। इसलिए जब रीता अचानक हमारे घर आई, वो भी बिना बताए, तो हम सब हतप्रभ रह गए थे। हम लोगों ने अपने सीमित साधनों में जो अतिथि का सत्कार संभव था वो करने की कोशिश की थी। रीता बहुत ही विनम्र हो रही थी। इसके पहले हमने ऐसा अनुभव नहीं किया था। बातचीत घूमते हुए मेरी बिटिया मुनिया तक पहुंची थी। रीता ने कहा था कि मुनिया पढ़ने में अच्छी है और तुम लोग उसका भविष्य नहीं बना पाओगे। उसे मेरे साथ अमेरिका भेज दो, मैं इसका करियर बना दूंगी। मैंने उसके पापा से बात करके बताने को कहा था। रात को हम लोगों ने बात की थी तो तय किया था कि हम मुनिया को भेज देंगे। यहाँ तो हम लोग उसे भर पेट खाना भी नहीं दे पाते हैं, कैरियर की क्या सोचेंगे। उसके पापा ने कहा था कि एक बार मुनिया से भी पूछ लो। मुनिया ने सारी बातचीत शुरू से ही सुन रखी थी, अतः उसका चेहरा उदास था। मैंने पूछा था तो बोली थी, जैसा आप लोग ठीक समझें वैसा कर लें। दिल के टुकड़े को उतनी दूर भेजने में हमारे दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। लेकिन ये सपना हमें बड़ा मनभावन लग रहा था कि हमारी मुनिया खूब पढ़ लिख कर, सिर पर फुंदने वाली टोपी, हाथ में डिग्री, वो काला कोट पहनकर हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। वो दिन कितना सुहाना होगा। खैर, हमने रीता को हाँ कह दिया था। एक सप्ताह बाकी था रीता के जाने में। हमें लग रहा था कि हम अपनी मुनिया को ससुराल भेज रहे हैं। अपनी हैसियत के अनुसार हमने उसके लिए कपड़े खरीदे थे। हमारी मुनिया वैसे भी बहुत सुंदर थी। नए कपड़ों में तो वो बिल्कुल राजकुमारी ही लग रही थी। रीता ने मना किया था, बोली थी मैं उसे सब कुछ वहाँ दिलाऊंगी, आप लोग परेशान ना हो। पर माँ बाप का दिल कहाँ मानता है। मैंने उसे रास्ते के लिए नमकीन वो मीठे खुरमे बना दिए थे। उसे बहुत पसंद थे। न जाने मुनिया कब मेरे हाथ के बने खुरमे खाएगी। रात को सोती हुई मुनिया को मैं खड़े खड़े घंटों निहारा करती थी। मेरी चंदा जैसी बेटी अब पता नहीं कब देखने को मिलेगी। कभी कभी मुनिया जाग जाती थी और गले लगकर रोने लगती थी। मेरा मन भी फूट फूट कर रोने को करता था। आज अगर गरीबी न होती तो हम बेटी को अपने से अलग क्यों करते। यही उसकी पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करते। छोटी बेटी का भविष्य भी हम क्या बना पाएंगे। मुनिया बचपन से कहती आ रही है कि चुनमुन को वो पढ़ाएगी और अच्छी नौकरी दिलाएगी। दो बेटियों का माँ बाप होना भी कितना कष्टदायी है, खास तौर से गरीबी में। अब मुनिया को जाने को सिर्फ एक दिन बचा था। दिल लगातार रो रहा था।
किसी से बात करने को मन नहीं हो रहा था। मुनिया का चेहरा एकदम उतर गया था, मगर हम लोगों की मंशा देखते हुए उसने एक बार भी जाने से इनकार नहीं किया था। मुझे पता नहीं क्यों मन कचोटता जा रहा था कि मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी बच्ची को अपने से दूर कर रही हूँ। क्या पैसों के लिए? नहीं, पैसों की कोई बात तो रीता ने की ही नहीं थी। मैं तो सिर्फ मुनिया के भविष्य की फिक्र कर रहे थे। मन एक बार फिर से रोक रहा था, क्या सभी माँ बाप अपने बच्चों को विदेश भेजकर भविष्य बनाते हैं? अपनी हद में रहकर भी तो भविष्य संवारा जा सकता है। चुनमुन भी दीदी के जाने से उदास थी। मुनिया का सामान सहेज रही थी, अपने अच्छे सूट भी दीदी को दे रहे थे कि उसे तो यही रहना है, दीदी को विदेश में सब कुछ अच्छा पहनना ओढ़ना चाहिए। मुनिया के जाने का समय आ गया था। रीता ने खबर करवाई थी कि दोपहर 12 बजे निकलना है, 2 बजे की फ्लाइट है। मुनिया ने खाना भी नहीं खाया था, वो बहुत उदास थे। चुनमुन ने भी खाना नहीं खाया था। उसने मुनिया से पूछा था, दीदी हमसे बात कैसे करोगी? हमारे पास तो कोई जरिया नहीं है। मुनिया ने उदास होकर कहा था, मुझे कुछ नहीं पता चुनमुन, कैसे बात कर पाऊँगी, कहाँ रहूँगी, क्या करना होगा, बस ईश्वर ही जानता है। चुनमुन ने रुआसी होकर कहा था, मत जाओ दीदी, यहीं पढ़ो ना, अब तक तो यहीं पढ़ी हो, और फिर हमारे सपने तो इतने ऊंचे भी नहीं हैं। मुनिया ने कहा था, अब जो हो रहा है होने दो, कुछ मत बोलो, कहकर मुनिया ने आंसू पोंछ लिए थे। रीता आ गई थी और मुनिया जाने को तैयार खड़ी थी। मुनिया के चेहरे पर एक दृढ़ता थी, जैसे उसने जो निर्णय लिया गया है कि लाज रखने की ठान ली है। मैंने मुनिया को गले लगाना चाहा था तो उसने धीरे से अपना सिर मेरे कंधे से हटा लिया था, जैसे मेरे फैसले से नाराज़ हो। चुनमुन को गले लगाकर वो खूब रोई थी। मुनिया के बाबूजी दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़े थे, जैसे फैसले का परिणाम नहीं देखना चाहते थे। मुनिया रीता के साथ कार में बैठकर चली गई थी। घर में सन्नाटा छा गया था। ऐसा लगता था कि मुनिया पूरे घर की चहल पहल समेट ले गई हो। रोज़ इंतज़ार रहता था कि मुनिया फ़ोन पर बात करेगी। रीता के घर के चक्कर लगा लगा कर चुनमुन थक गई थी, पर वो कह रही थी कि रीता से 2 मिनट बात हुई थी, वो ठीक से पहुंच गई है, फुर्सत में बात करेगी। आखिर एक दिन मुनिया का फ़ोन आ ही गया था। मुनिया वैसे तो कह रही थी कि वो ठीक है, पर उसकी आवाज़ बुझी बुझी सी थी। मुनिया का माँ का मन पता नहीं क्यों कचोट रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, पर उसके हाथ में अब कुछ नहीं था। उसे लग रहा था कि खूबसूरत ड्रेस में सजी हुई मुनिया वाला उसका सपना टूट गया है, वरना मुनिया की आवाज़ इतनी बोझिल क्यों होती है? उसे रातों में नींद नहीं आती थी। वो सपने में उदास मलिन सी मुनिया को देखा करती थी। अब उसे लगने लगा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहते हैं
बच्चों का मानसिक जुड़ाव माँ बाप से होता है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि मुनिया उससे बात करना चाहती है। हे भगवान, अब वो क्या करे? भगवान ने उसे पहले बुद्धि क्यों नहीं दे दी थी? समय गुजरता जा रहा था। मुनिया के बस 2-3 फ़ोन आए थे। जब रीता बात करती थी तो 2-4 मिनट मुनिया को भी देती थी। मुनिया सिर्फ इतना कहती थी कि मैं ठीक हूँ, उसकी आवाज़ में जबकि विरोधाभास होता था। इस बीच चुनमुन भी 5वीं कक्षा में पहुँच गई थी। घर के काम में सहयोग के साथ साथ वो पढ़ाई करती थी। हर वक्त वो मुनिया को याद करती थी। पूछती थी कि माँ, दीदी भी मुझे याद करती होगी ना? कि विदेश की चमक दमक में मुझे भूल गई होगी? मैं उसके सिर पर हाथ फिरा देती थी। कल मुनिया का जन्मदिन था। उसके बाबूजी रात को ही मुनिया की पसंद का चॉकलेटी केक ले आए थे। चुनमुन बोली थी, मैं दीदी की जगह केक काटूंगी। माँ होने के नाते मैंने कढ़ी वो पकौड़ी बनाई थी। न जाने क्यों मन किसी का इंतज़ार कर रहा था। शाम को केक काटना था चुनमुन को, इसलिए उसके बाबूजी भी दुकान से आ गए थे। चुनमुन ने अपना नया फ्रॉक पहना था और मेज के पास खड़ी ही हुई थी कि अचानक आवाज़ आई थी, माँ। मैं चौंक गई थी। ये आवाज़ तो मुनिया की थी। दरवाजे की ओर देखा तो दरवाजे के बीचों बीच मुनिया खड़ी थी। मुनिया के चेहरे पर तमाम धब्बे पड़े हुए थे। वो कपड़े एकदम गंदे थे। मैं दौड़ी थी और मैंने उसे गले से लगा लिया था। वो कह रही थी कि मुझे क्यों भेजा था। मुनिया फपक फपक कर रो रही थी। मैं तुम पर इतनी भार थी क्या? मैंने उसका गाल चूम चूम कर बार बार कहा था, नहीं बेटा नहीं, तुम दोनों तो मेरी आँख के तारे हो। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया था। मुनिया ने कपड़े बदल कर केक काटा था। सबने केक के साथ खाना भी खाया था। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। खुशी अंदर से छलक रही थी। रात हुई थी तो हम सब साथ बैठे थे। दरवाज़ा बंद कर लिया था। रीता का घर बगल में था, इसलिए जीने का दरवाज़ा भी बंद कर लिया था। मुनिया ने बताना शुरू किया था कि वहाँ जाने के दूसरे दिन ही मुझे बता दिया गया था कि यहाँ मेरा एडमिशन नहीं हो सकता और घर के सारे काम समझा दिए गए थे। मैं सब काम करती रही थी। खाने पीने की पूरी सुविधा थी और मैंने उसे ही अपना भाग्य मान लिया था। बात करना तभी संभव था जब वे लोग कहें। बात उनके सामने ही करनी होती थी। एक दिन मैं शाम का काम निपटाकर खाना खाकर अपने कमरे में आई थी कि रीता आंटी के पति के एक दोस्त मेरे कमरे में आ गए थे। मैंने सोचा था कि शायद शराब पीकर ये गलती से आ गए हैं, तो मैंने विनम्रता से कहा था कि आप गलत कमरे में आ गए हैं। तो उन्होंने कहा था कि मुझे भेजा गया है। मैं बाथरूम का बहाना करके अंदर गई थी और खिड़की का शीशा तोड़कर बगल वाली आंटी के घर चली गई थी। आंटी मुझे बहुत प्यार करती थी। मैंने उन्हें सब कुछ बताया था तो उन्होंने अपने बेटे को मेरे साथ भेजकर सारे कागजात बनवा कर मुझे प्लेन में बिठाने को भेज दिया था। रास्ते की खर्च के लिए पैसे भी दिए थे।
साथ ही नसीहत भी कि अब कभी किसी के साथ कहीं मत आना जाना। अगले दिन रीता का फ़ोन उनके घर आ गया था कि मुनिया उनके घर से रुपए व जेवर लेकर भागी है। मुनिया रोने लगी थी तो मैंने कहा था, तुम मत घबराओ, हम गरीब हैं पर कमज़ोर नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी है और अब तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।